ये द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसको हल करने का द्विघात सूत्र है। इसमें जो वर्गमूल में लिखा है इसे हम विभक्तिगत कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस। ये सूत्र हमारा और छोटा हो जाता है। ये सूत्र है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात। ये है विभक्ति का जो मूलों के लक्षण बताता है। मूल बराबर है, मूल असमान है या मूल समान, या मूल वास्तविक मूल संभव ही नहीं। तो वास्तविक मूल संभव तभी होते हैं जब जो विभक्ति करे उसका मान धनात्मक आ जाए या जीरो आ जाए। अगर जीरो आता है तो समीकरण के मूल बराबर होंगे, और अगर जीरो नहीं आता है तो समीकरण के मूल असमान होंगे। ठीक, ज़्यादातर बराबर से ही सवाल एग्जाम में पूछता है। जैसे ये सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0। ये मूल बता दिया इसने बराबर। तो m का मान आ गया। अभी अनसॉल्व रख दो, मैं इसी में से देख के बता दूँ, सवाल उठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल कैसे हैं? यानी हमसे मूलों का लक्षण पूछे नहीं है, हमें बता दिया उसने कि मूल कैसे समीकरण के बराबर। तो सबसे पहला काम तो यही होता है, जो द्विघात समीकरण है उसे लिखो और उसकी तुलना उठा के इससे कर दो। a का मान कितना आ गया? b और c कहाँ से आया ये abc? इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। तो ज्यादातर क्या है कि हम डायरेक्ट एबीसी निकाल देते हैं, ये लिखते नहीं है, क्योंकि पता होता है कि मन में सोच लिया हमने तुलना कर रहे हैं और एबीसी के मान हमने निकाल। अब क्योंकि ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको कि समीकरण के मूल कैसे हैं? समान है यानी बराबर है। तो क्या स्थिति होती है अगर समीकरण बराबर होते हैं? तो डी का मान होता है, पहले भी कई बार बात हो चुकी है, अगर द्विघात समीकरण का मूल बराबर है या समान है तो विभक्तिकर हमेशा कैसा होगा? जीरो। विभक्तिकर का मान होता क्या है? इसे हम कैपिटल डी लिखते हैं, कैपिटल डी। बी का मान कितना है? मान रखिए बी की जगह बी का मान, ए की जगह ए का मान, सी की जगह माइनस का मान प्लस ही होता है। ये हुआ 144 माइनस 4 के 12 दूनी 24 बराबर 144 बराबर 24 माइनस का जाकर प्लस। और किसका मान निकाल दिया हमने? 144, ये इधर 24 भाग करने आ जाएगा, क्योंकि हम गुणा करना है इसको। 24 इधर आप क्या करेगा? काट लो, 12 से 12 बार कटेगा, 12 दूनी 24 और ये 6 बार कट जाएगा। कुल मिला के m का मान कितना आ गया? 6। क्योंकि पूरे LHS को पूरे RHS से हम बदल सकते हैं, पहले भी कई बार बता चुके हैं। ये आपका ठीक है। फुल स्पेलिंग तो ये होती है, ठीक है। आगे इनके लिए हम 3 डॉट लगा के ANS लिख के डॉट लगा देते हैं। और देखते हैं लोग, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसलिए इसने 4 नंबर में पूछ लिया है। ज़्यादातर बच्चों के पास आंसर नहीं है, सब लोग लेके आएंगे कल से। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, के का धनात्मक मान या जिसके लिए
के का धनात्मक मान याद करो जिसके लिए इन दोनों के मूल कैसे हैं, ना तो बराबर बताए ना असमान बताए, दोनों में से कुछ नहीं बताए। इसका मतलब बराबर भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि बराबर नहीं हो। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक जरूर होंगे। ये हो सकता है मूल बराबर हो या ना हो। समझ में आ गई बात। तो पहले समीकरण तो ये है, ये 4 नंबर में पूछा गया है, इसीलिए इसके मूल कैसे हैं, के मूल अगर वास्तविक है तो क्या होना चाहिए, तो डी का मान कैसा होना चाहिए, धनात्मक। और दुनिया में धनात्मक जो भी है वो 0 से कैसा होता है, और ये भी हो सकता है कि बराबर हो, इसलिए हम यहाँ पर ये निशान लगाएं। बड़े का मतलब 0 से बड़ा यानी धनात्मक, और नीचे डंडे का मतलब है कि 0 भी हो सकता है। हो सकता है वास्तविक तो है ही है, हो सकता है बराबर भी हो जाए। इसलिए ये वाली जो डी का मान 0 से बड़ा और बराबर है, इसका मतलब या तो 0 से बड़ा है या 0 के लेकिन वास्तविक है, क्योंकि डी का मान जब धनात्मक, अरे एक बात देखो ना, ये तो होती नंबर लाइन, तो परेशान क्या होगा। आप देख रहे हो 0 से आगे चलोगे तो 0 से बड़ी संख्याएं आएंगी, और 0 से पीछे चलोगे तो ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सब 0 से बड़ी है, और ये जितनी भी संख्याएं वो 0 से छोटी है, और ये बीच में कौन है, x का मान, मतलब x का जो मान है वो 0 से बड़ा है। अगर आप इधर चलो यानी x का मान धनात्मक है। गणित में जब धनात्मक शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है 0 से बड़ा। अब क्योंकि समीकरण के मूल कैसे हैं, तो d का मान कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक का मतलब गणित में क्या होता है, 0 से बड़ा। अब हमें ये नहीं पता, कायदे में तो ये होना चाहिए बस 0 से बड़ा। लेकिन अगर d का मान 0 के बराबर है तो समीकरण के मूल कैसे हैं, अगर समान है तो वास्तविक तो होंगे होंगे। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है कि वास्तविक भी हो और साथ साथ समान भी हो जाए, ये भी तो संभावना है। तो जब वो हमें नहीं बताता, या तो साफ साफ कह दे कि ये समान है या असमान, साफ साफ नहीं कहा। इसका मतलब हो सकता है कि डी का मान 0 के बराबर है। ए का मान बताओ कितना है यहाँ पर, बी का और सी का, और डी का मान क्या होता है, यानी के स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 64। कोई समस्या, कितना आ गई, के स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 1 25। किसका वर्ग होता है, 16। किसका वर्ग होता है 16। बड़ा है किससे, कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा देखते हैं स्थिति क्या है दूसरे सवाल की, मतलब इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है कि भाई एक समीकरण ये है, इसके मूल भी कैसे हैं, के मूल तो इसके लिए भी डी का मान कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, यानी 20 पर -4 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बराबर भी हो सकता है। बी का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान 1 और सी का मान 1। 64 माइनस 4 के बड़ा है 0 से, 64 बड़ा हो गया बराबर हो गया किसके, 4 के, माइनस इधर आकर प्लस हो गया, 4 गुणा कर रहा है इधर आकर भाग करेगा, कितना आ गया, 4 एकम 4, 4 6 24। यानी के का मान जो है वो किससे छोटा है, के का मान किससे छोटा है, 16 से। अरे नहीं समझ में आ रहा, अरे ये तो समझ में आ रहा है जो लिखा है, क्या लिखा है ये, कि 16 बड़ा है किससे, इसका मतलब ये होगा कि के छोटा है, क्या समझ आएगा।
भाई ये तो आपने बताया, मान रखा है हमने, कुछ और थोड़ी करा है। तो यहाँ पे k का मान किससे छोटा आ गया? 16 से। यहाँ k² माइनस 16 किससे बड़ा आ रहा है? 0 से। और शायद बराबर भी है, इसका मतलब k² जो है वो बड़ा होगा किससे? इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ k बड़ा होगा किससे? 16। तो k जब 16 से बड़ा है और यहाँ k किससे छोटा है? क्या दोनों स्थिति एक साथ संभव है? परंतु तथा अब हमारे पास दो स्थिति आ गई कि k² का मान बड़ा है किससे? 16 से, 16² से, तथा k का मान छोटा है किससे? 16 से। अब इन दोनों में हमें वो स्थिति निकालनी है जो दोनों के लिए सत्य हो। ऐसी कौन सी स्थिति है? ये तो कह रहा है कि k का मान 16 से बड़ा है, ये क्या कह रहा है? k का मान 16 से, दोनों स्थिति तो नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर समीकरण के मूल बराबर हैं तो k का मान किसके बराबर हो जाएगा? 16। और इस स्थिति में भी k का मान किसके बराबर हो जाएगा? 16। तो इसका मतलब केवल एक ही स्थिति बची है, दोनों के लिए सही है, वो है k बराबर 16। क्योंकि इन दोनों समीकरणों के मूल क्या कह रहा है? k का तो धनात्मक मान केवल एक ही है, 16। 16 से बड़ा मान लोगे तो इसके तो मूल हो जाएंगे, इस वाले के वास्तविक, तो इसके वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि इसके वास्तविक तभी तक है जब तक k का मान 16 से छोटा है। और अगर k का मान 16 से छोटा लोगे तो इसके वास्तविक नहीं रहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो केवल एक ही स्थिति बचती है जिस स्थिति में दोनों के मूल वास्तविक हैं, वो है k बराबर 16। समझ में आ गया? तो ऐसे ही जो एग्जाम में सवाल आएगा उसमें हो सकता है k² बराबर 16² की जगह k² बराबर 12² बन जाए, k 12 से बड़ा आ जाए और k 12 से छोटा आ जाए। ठीक है, सवाल का कंसेप्ट ये रहेगा। इस तरह का अगर सवाल आता है जिसमें दो समीकरणों के मूल एक साथ वास्तविक होंगे तो उसमें विविक्तिकर का मान निकालोगे, उसे 0 से बड़ा लेके जो भी स्थिति आएंगी उन दोनों स्थितियों में से वो स्थिति उठा लोगे जिसमें k का मान जो है वो जो भी यहाँ पे आएगा उसके बराबर आएगा। इस तरह से क्लियर है? ये 4 नंबर में पूछा गया है, ये 1 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का काम है भी इसमें, नोट करिए।